दिल्ली फसादात को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें फसादात की जांच और फसादात के जिम्मेदारों के हवाले से मुसलसल सवाल उठाती रही हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में कारवाने मोहब्बत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दिल्ली फसादात के लिए मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। मरकजी हुकूमत को फसादात रोकने में नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि दिल्ली हुकूमत से फसादात में मारे गए लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे के ताल्लुक से सवाल पूछे गए। 2020 फरवरी में जो रायट्स हुआ था, उनके पर्सनल अकाउंट्स रायट्स के बारे में, जो कॉम्पनसेशन के पोस्ट रायट्स का और जो लीगल केसेस और उनके बारे में उनका पर्सनल अकाउंट्स की पर्सनल हम रिकॉर्डिंग किया है और उसके ऊपर हम इसके फाइंडिंग्स जो है, हमारा जो कंबाइंड ज्यूरी मेंबर्स का फाइंडिंग्स है कि हम देख रहे हैं कि राइट्स में दिल्ली पुलिस का थोड़ा कमी था, राइट बहुत कंट्रोल करने में भी और पोस्ट राइट्स का जो इन्वेस्टिगेशन में हुआ, और दिल्ली सरकार भी जो कॉम्पनसेशन और राइट विक्टिम्स को सुधार देना था वो दिया नहीं, और 2 साल के बाद भी कॉम्पनसेशन अभी भी लोगों को मिलना है और बहुत कॉम्पनसेशन जो मिला है वो भी बहुत कम है। कटहरे में कसूरवारों के कटहरे में दिल्ली सरकार भी खड़ी है, जो आम आदमी की सरकार है, जो जिसने मौके पे जाके 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। वो 5 लाख रुपया उसने दिया एक नौजवान जब मर गया, तो इसका क्या मतलब क्या है। और उसमें ये भी है कि इसकी जो बुनियाद है वो हमारे स्कूलों में जब तक बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं बिठाई जाएगी कि ये जहर बहुत गहरा हो चुका है, तब यही होगा। वो नौजवान होंगे, वो इसी जहर को उगलेंगे और ये देश जो है ये बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हमारे नूरुल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं, ये देखते हैं। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब की निगरानी में मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये निज़ाम बना रखा है। 502 की ज़मानत हो चुकी है, अब तक 160 ट्रायल पे हैं। मैं आपके ज़रिए से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो दिल्ली फसाद से मुताल्लिक़ अफराद हैं और वो गिरफ़्तार किए गए हैं, जेलों में हैं, उनकी ज़मानत की कोई शक्ल नहीं है, वो हम तक पहुँचे या हमें बतलाया जाए, हम उन तक पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको निकाल के लाया जाए। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में यूक्रेन से लौटे एक तालिबे इल्म इमरान और इसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इमरान और इनके घर वालों ने मुल्क वापसी पर हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। मुरादाबाद के एक गांव गोधी के रहने वाले मोहम्मद इमरान आज अपने घर मुरादाबाद वापस आ गए। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है, वहां के लोग परेशान हैं और मैं दुआ करता हूं कि जैसे मैं वापस आया वैसे ही वहां फंसे सभी लोग अपने घर सही सलामत पहुंच जाएं। इमरान यूक्रेन के शहर ऑज़ग्रोथ यूनिवर्सिटी में मेडिकल के तालिबे इल्म हैं और MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सरकार का भी लाख लाख शुक्र है, हमारा भी इस लाख लाख शुक्र है। हमारा बेटा वापस घर आ गया। आप खुश हैं? आपके घर हम बहुत खुश हैं, हमारे परिवार वाले भी सब बहुत खुश हैं। सरकार का लाख लाख शुक्र है, मोदी जी का भी। तो वहीं बुलंदशहर के चंद्रावली गांव के मोहम्मद जैद भी यूक्रेन से मुल्क वापस होकर और अपने घर वालों से मिलकर काफी खुश हैं। मोहम्मद जैद ने कहा कि हिंदुस्तानी सफारतखाना तलबा की भरपूर मदद कर रहा है। वाज़ेह है कि मोहम्मद जैद 3 माह पहले ही MBBS में पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध के बाद लगातार जो इंडियन छात्र थे वो फंसे हुए थे। आज एक इंडियन छात्र वापस आए हैं, तो आखिर उनसे जानते हैं कि रूस में और यूक्रेन में युद्ध के बाद यूक्रेन के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जैद है। जैद, क्या हालात हैं फिलहाल यूक्रेन में? फ़िलहाल सर बहुत ही मतलब डरावने हालात हैं वहाँ के इस वक्त जो हैं, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इवानो यूनिवर्सिटी हमारे करीब, उस पर भी उन्होंने बॉम्ब गिर दिया है।
मिसाइल दाग दी उस पर भी, तो बहुत डरावना माहौल है सर वहाँ पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्या मिसाइल का? इवानो सर एक हमसे 200 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी है, उस पर मिसाइल डाली थी उन्होंने सर। जी सर। तो लगातार क्या छात्रों को भी टारगेट किया जा रहा है वहाँ? सर वो पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वो फाइटर जेट हैं सर, वो के नीचे उन्हें क्या पता कौन है, वो तो मिसाइल डालते हैं चले जाते हैं सर। जी सर। ऐसे कितने छात्र होंगे जो इंडिया के छात्र हैं यूक्रेन के बीच में फंसे हैं? सर कम से भी कम 18,000 तो उस वक्त थे, लेकिन अब कम से कम 3,000 अब तक निकाल लिए हैं इंडियन एम्बेसी ने। अभी हैं सर 15,000 तो करीबन होंगे सर अभी वहाँ। अच्छा, यूक्रेन से लेके इंडिया तक का सफर आपने तय किया, कैसे किया, कैसे वापस आए वहाँ? सर पहले थे हम, जोहानी बॉर्डर है हंगरी में सर, पहले बाय बस हमें वहाँ ले जाया गया, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुआ कम से कम 3 घंटे हमारा। फिर सर हमें बस चेंज कराई गई बॉर्डर के बाद। फिर सर हमें वहाँ जोहानी बॉर्डर से फिर वहाँ से बुदापेस्ट तक ले गया। बुदापेस्ट में हमें इंडियन एम्बेसी मिली। इंडियन एम्बेसी तो वैसे हमें सर जोहानी बॉर्डर पे ही मिल गई थी, वहाँ पर उन्होंने खाने पीने का सबका प्रबंध कराया हमारा। फिर हमें सर बुदापेस्ट से फिर एयर इंडिया हमारे लिए पहले ही खड़ा था, और इंडिया में बैठ के सर हमारा बोर्डिंग हुई, फिर हम आ गए सर। 6 घंटे का हमारा सफ़र था बाय एयर इंडिया। इंडियन सरकार के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके का धन्यवाद कहेंगे? सर इस वक्त तो सर आपकी इनर फीलिंग में आपको बताऊं कि जितना इनका शुक्रिया अदा करा जाए उतना कम है। हमें सर इतनी जल्दी इवैक्यूएट कराया इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा सर इनका शुक्रिया। और आगे भी और जो बच्चे हैं उनको भी बस ऐसे ही निकाल लें, यही दुआ है सर बस। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी सर बिल्कुल प्रयास कर रही है, उनके बहुत बड़ा प्रयास कर रही है, जो एक तरीके से बताया युद्ध के उसमें से निकालना बहुत बड़ी बात होती है सर। अच्छा, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? इंडियन एम्बेसी ने सर कोई दिक्कत नहीं होने दी, इंडियन गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने दी। जूस, ब्रेड, सब चीज़, चॉकलेट सब हमारे लिए पहले ही बस की सीट पे हमारे लिए रखी थी, जिस बस में हम बैठे थे। जी सर। लगातार इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही थी, साथ ही जो छात्र अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनको किस तरीके का आश्वासन देना चाहते हैं? मैं सर उनसे ये कहना चाहूँगा, हिम्मत ना हारें, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट है आपके साथ, बहुत जल्दी आपको निकाल लेगी वहाँ से। इंडियन गवर्नमेंट से भरोसा ना खोएं, बिल्कुल भी इंडियन एम्बेसी से भरोसा ना खोएं। जैसे हम निकाले गए हैं ऐसे आप भी बहुत जल्दी निकाले जाओगे। अच्छा, यूक्रेन में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं यूक्रेन में MBBS कर रहा था सर, फर्स्ट ईयर। अच्छा, जी जी जी। तो देखिए, ये लगातार वहाँ के छात्रों से भी अपील कर रहे हैं, और साथ ही हम अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि जो छात्र वहाँ फंसे हुए हैं वो डरे नहीं और अपना डट के हिम्मत से सामना करें, और साथ ही उनको लगातार सरकार निकालने का प्रयास कर रही है और जल्द वो अपने वतन भारत में लौटेंगे। कैमरामैन आशु के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। मसाजिद कमेटी के आइम्मा और मौज़िनीन की रुकी हुई तनख्वाहों को आज जारी कर दिया गया है। आइम्मा और मौज़िनीन की रुकी हुई तनख्वाहों को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद के जरिए मसाजिद कमेटी की रुकी हुई ग्रांट को जारी करने का अहकाम जारी किया था। मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी यासिर अरफात का कहना है कि फरवरी माह तक की तनख्वाहों को आज जारी कर दिया गया है। 1 मार्च से 2 मार्च के बीच तक सभी आइम्मा और मौज़िनीन के अकाउंट में तनख्वाहें पहुंच जाएंगी। आज तक जो है फरवरी माह का नजराना इमाम मौज़िन हजरात का सभी का मानदेय जो है बैंकों में जमा कर दिया गया है, और अभी फरवरी आज एंड हुआ है, तो परसों तक बैंक से क्लियर होकर सब इमाम मौज़िन हजरात के फरवरी का मानदेय पहुंच जाएगा। उधर मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी में मर्जर एग्रीमेंट का 100% निफाज किए जाने और आइम्मा और मौज़िनीन को वक्त पर तनख्वाह दिए जाने के मुतालबे को लेकर भोपाल जमीयत उलमा के वफ्द ने मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी से मुलाकात की। जमीयत उलमा वफ्द का कहना है कि 1949 में इंडियन यूनियन और नवाब भोपाल के बीच जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था, इसकी रूह से रियासत की सभी मसाजिद में इमाम और मौज़िन के साथ पेश इमाम का तकर्रुर किया जाना था, लेकिन अब तक की मध्य प्रदेश में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट के खिलाफ काम किया है, जिसके सबब आज तक रियासत भोपाल की मसाजिद में पेश इमाम का तकर्रुर नहीं किया जा सका। वफ्द ने इस ताल्लुक से आइंदा दिनों में जहां अक़लियती वज़ीर से मुलाकात करने का फैसला किया है, वहीं आइम्मा और मौज़िनीन को रमज़ान पैकेज देने का भी मुतालबा किया। रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा के वफ़द ने मसाजिद कमेटी के मुहतमिम जनाब यासिर अरफात साहब से मुलाकात की और उनको आइम्मा हज़रात की परेशानी से रूबरू करवाया।
उन्हें उनकी जो मुसीबतें, जो परेशानी इस वक्त आ रही हैं तनख्वाहें नहीं मिलने की वजह से, वो बताई गई, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर कुछ अमल करने के लिए ये कहा कि अभी हमारी ग्रांट जो है वो कुछ रुकी हुई है मसाजिद कमेटी की, तो जैसे वहाँ से वो ग्रांट जारी हो जाएगी हम अदा कर देंगे। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि अइम्मा हज़रात की पिछली तनख्वाहें भी रुकी हैं और आइंदा भी सर पर रमज़ान है, तो रमज़ान के अंदर उनको रमज़ान से पहले रमज़ान किट इनायत करना चाहिए, रमज़ान का पैकेज उनको देना चाहिए, जिससे ये कि उनको सहूलतें हों। इसी तरीके से और जो यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री हैं इंशाअल्लाह और बाकी चीज़ों को लेकर हम उनसे मुलाकात करेंगे। ये साथ साथ में जो पेश इमाम की भी तकर्रुरी होना चाहिए, जो कि मर्जर एग्रीमेंट के तहत आती है, वो पेश इमाम की तकर्रुरी कहीं भी नहीं है। और इसी तरीके से तनख्वाहें जो है वो अइम्मा हज़रात की बहुत कम हैं, उसको बढ़ाने की फ़िक्र अगर जिससे कि उनकी माशी हाल जो बदहाल हैं वो दुरुस्त हो सके, ये हमारे मुतालबात रहे। इसके अलावा और भी इंशाअल्लाह जो होगी तो इसको लेकर हम आगे तक जाएंगे और बात करेंगे इंशाअल्लाह। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक संघ की जानिब से आज दारुल हुकूमत जयपुर में रियासती हुकूमत का पुतला जलाया गया, जिसमें मदरसे के पैरा टीचरों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया गया। मदरसा शिक्षा सहायक संघ ने कहा कि वज़ीर आला आवाम के तई बहुत हसास हैं, उन्होंने इस बजट में पेंशन बहाली जैसे अहम काम किए हैं, लेकिन एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की गई है। इस दौरान एहतजाजी मदरसा टीचरों ने राजस्थान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और जयपुर कलेक्टर को मेमोरेंडम देते हुए हुकूमत को इंतबाह दिया गया कि जब तक मदरसे के पैरा टीचर्स को रेगुलर नहीं किया जाएगा इनका एहतजाज जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं सैयद मसूद अख्तर। राजस्थान की असेंबली के अंदर 23 फरवरी 2022 को जो बजट पारित किया गया है, ओवरऑल वो बजट ठीक है, लेकिन जो तबका राजस्थान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है उस तबके के साथ खुल्लम खुल्ला ठगी की गई है। चाहे वो मदरसा तालीम हो, मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे उर्दू टीचर हो, चाहे उर्दू स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे ऋण का मामला हो, अल्पसंख्यक समाज को पूरा का पूरा घोर निराश किया गया है। और मैं इस बजट को अल्पसंख्यक समाज का होने के नाते इस बजट को अगर ठगी का बजट कहूँगा तो इत्यादि नहीं होगी। एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि मदरसा पैरा टीचर संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ नियमित किया गया है? सरकार का कोई आदेश बताइए, वित्त विभाग का कोई आदेश बताइए, कोई ऑफिशियल मुख्यमंत्री जी का अकाउंट में ट्विटर बताइए कि मैंने इनको नियमित कर दिया। जब इनको नियमित नहीं किया, इनके साथ भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है, इनके साथ ठगी क्यों की जा रही है? मैं साथ ही हमारी कौम और जाजम के जो एमएलए उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो कम से कम इस समाज के साथ सौदा न करे। इस समाज के साथ ऐसा न हो कि अगली बार जब इलेक्शन हो तो आपको भूतपूर्व वाला लक़ब मिले। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत साहब ने 22-23 का जो बजट पेश किया है, इस बजट के अंदर जो संविदा कर्मी तमाम के तमाम है, मदरसा पैरा टीचर सहित, उनको रेगुलर करने संबंधी कोई भी घोषणा नहीं की है, ना ही कोई आदेश किया है। अभी 2 रोज पहले चंद मदरसा पैरा टीचर्स और चंद हमारे अक़लियत के नेता जो है नुमाइंदे, वो मुख्यमंत्री से आभार व्यक्त करने गए थे मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय बढ़ाने को लेकर के, और उसी के परिप्रेक्ष्य में चंद पैरा टीचर्स और चंद जो नेता है वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि सभी मदरसा पैरा टीचर्स नियमित हो गए। तो मैं तमाम के तमाम पैरा टीचर साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का ना तो कोई घोषणा हुई है नियमित करने की, ना ही कोई आदेश जारी हुए, वो भ्रमित न हो। जब तक आप लोग राज्य कर्मचारी नहीं बन जाते हो, जब तक आप रेगुलर नहीं हो जाते हो, आप अपना जो आंदोलन है वो बात दस्तूर जारी रखें। जब तक हुकूमत राजस्थान की तरफ से सुस्पष्ट नियमितीकरण के लिए आदेश नहीं हो जाते हैं, जब तक अपने संघर्ष को ब्रेक नहीं देना है। कहते हैं कि जबान ना ही सरहदों की मोहताज होती है और ना ही किसी मजहब की। भले ही उर्दू की खस्ताहाली का उर्दू आबादी रोना रोती हो, लेकिन गैर उर्दूदा अफराद बड़ी तादाद में उर्दू को न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि इस जबान पर फख्र भी महसूस करते हैं। उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेरे एहतमाम गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सिखाई जाती है। उर्दू लर्निंग कोर्स में सभी तरह के लोग दाखिले लेते हैं, जिसमें हुकूमत के आला अफसरान भी शिरकत करते हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने उर्दू सीख ली है, इनके एजाज में डायरेक्टरेट ने पटना में उर्दू आमूजी तक़सीम असनाद तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर उर्दू सीखने वाले अफराद ने खुशी का इजहार किया। वहीं उर्दू के अदीबों ने कहा कि नौजवान नस्ल उर्दू से करीब हो रही है।
नई जनरेशन जो उर्दू में आ रही है ना, यही उर्दू के वक़ार को बुलंद भी करेगी और वो जहन जो फरसुदा जहन है, जिनके पास सिर्फ कुछ मसाइल हैं और वो मसाइल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो उर्दू से वो मोहब्बत करते हैं, वो उर्दू के हवाले से कहीं पहुंचना चाहते हैं, उर्दू का सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कोई किसी पोस्ट पर वो जाना चाहते हैं, इससे उर्दू नहीं चलती। उर्दू एक मिट्टी की ज़बान है और एक खुशबू की ज़बान है। ज़ाहिर इस सिलसिले में ये राजभाषा का ये जो काम है, इससे मैं सबसे अहम तरीन काम तस्वुर करता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ और शायद इसीलिए मैं आया हूँ और इसके लिए मैं राजभाषा के ये जो अभी मौजूदा डायरेक्टर हैं अहमद महमूद साहब, नूर आलम साहब, उनके तमाम रफ़क़ा को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से ये काम किया है। सहज ही पता चला कि हमारे बिहार सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसके अंतर्गत उर्दू निदेशालय विभाग है, उसमें उर्दू अधिगम का कोर्स चलाया जाता है। मैं सहज ही जाकर उसमें एडमिशन लिया और अभी कोविड के चलते चूंकि वो प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा था तो मैं ऑनलाइन उससे जुड़ा और 60 दिनों का ऑनलाइन क्लासेस चला और बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू निदेशालय के सदस्यों ने, स्पेशली जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उस्ताद नूर आलम जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें उर्दू सिखाया, लिखना पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ को लेकर भी बहुत अच्छा से उन्होंने अभ्यास कराया और मैं आज उर्दू भाषा लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और अपने तलफ़्फ़ुज़ को भी सुधारने की कोशिश करता हूँ, जो आगे हमारे दैनंदिनी लाइफ में जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए 21 लाख दियों को जलाकर रिकॉर्ड बनाने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया। हुकूमत के जरिए 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर जहां शिप्रा नदी के किनारे 14 लाख दिए और 7 लाख दिए घरों और मंदिरों पर जलाने का हदफ तय किया गया, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इक़दाम को इवेंट मैनेजमेंट से ताबीर किया है। कांग्रेस का कहना है कि शिवाजी की आराधना के लिए एक दिया ही बहुत है, मगर हुकूमत यूक्रेन में फंसे हजारों हिंदुस्तानी तलबा की फिक्र छोड़कर दूसरे प्रोग्रामों में लगी हुई है। वहाँ पर 21 लाख दिए लगाए जाएंगे और ये 21 लाख दिए लगाकर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 14 लाख दिए तो हम माँ शिप्रा के पावन तट पर जलाएंगे और वो सब दिए सुव्यवस्थित जलें, सुनिश्चितता हो उनके जलने की। इसलिए हमने 14,000 वॉलंटियर्स का आह्वान किया था, पर हमें बहुत प्रसन्नता है कि 17,500 वॉलंटियर्स ने अपना पंजीयन कराया। एक वॉलंटियर के खाते में 100 के आसपास दीप आने वाले हैं और 14 लाख हम माँ शिप्रा के तट पर इन दीपों को प्रज्वलित करेंगे। बाकी 7 लाख घर, मंदिर, विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दिए लगाए जाएंगे। ये इवेंट मैनेजमेंट है केवल। एक इवेंट मैनेजमेंट इनका तब भी हुआ था जब वो कुर्सियां खाली थी तो प्रधानमंत्री जी नहीं गए, उन्होंने कह दिया कि रास्ता रोक दिया और पूरा इवेंट मैनेजमेंट हुआ, महामृत्युंजय जाप हो गए। अरे ये 20,000 से ज़्यादा जो फंसे हुए हमारे छात्र मेडिकल के वहाँ, भगवान शिव को एक भी दीपक लग जाए तो आशीर्वाद उतना ही मिलता है किसी को, अगर उसमें श्रद्धा से करे। और नौटंकी करके इवेंट मैनेजमेंट तो 21 लाख लगा दो या 100 लाख लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना वबा के धीरे धीरे कम होने के साथ साथ अब तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सरगर्मियों का दौर शुरू हो गया है। कौमी यौम साइंस के मौके पर हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर स्कूलों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। कई स्कूलों में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने तस्वीरों, साइंसी फार्मूले के जरिए इजादात और तजुर्बात को पेश किया। वनस्थलीपुरम के प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों ने अपनी साइंसी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वाजर की मुल्क के मारूफ साइंसदान सर चंद्रशेखर वेंकट रमना ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट को मुतारिफ कराया था, जिसकी खुशी में 28 फरवरी को कौमी यौम साइंस मनाया जाता है। Sir, my name is Rudrans Kumasi. Now I am going to tell about solar system. A planet is a large natural object that travels around the stars. There are 8 planets in the solar
system. Planets move around the sun. The first planet is Mercury. Mercury is the innermost and smallest planet. My name is Sabrina. I am studying in 5th class A section. I am going to explain life cycle of a hen. Hen is a oviparous animal because it lays egg. Hen sits on the egg to develop the younger ones inside the egg. Younger one break open the eggshell to come out are called hatchling. Thank you. Now I am going to tell 2 steps how to save water. We should not bath our washing clothes in rivers and ponds. Don't destroy oils or household chemicals on your sink. हिजाब के लिए जद्दोजहद कर रही उडुपी की तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज की तालिबा अलमास ने कहा कि इन्हें प्रैक्टिकल इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। ट्वीट के जरिए और वीडियो मैसेज जारी करते हुए अलमास ने कहा कि आज इनका आखिरी प्रैक्टिकल इम्तिहान था। साइंस रिकॉर्ड बुक मुकम्मल करने के बाद वो और इनकी 2 सहेलियां इम्तिहान देने के लिए कॉलेज गई थीं, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें धमकी देते हुए कहा कि 5 मिनट में अगर जगह खाली नहीं हुई तो वो पुलिस को शिकायत करेंगे। अलमास समेत उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज की 6 तालिबात हाई कोर्ट से रुजू होकर हिजाब के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। ಅಲ್ಮಾಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೆಟಿಷನರ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತೆ. ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಿಕೊಂಡು. 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ತರದ್ದು ನ್ಯಾಯ? ನಾವು ಎಂತ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।